कार्यक्रम में विशेष अतिथि के नाते से पधारे आदरणीय अनुराधा अडवाणी जी, प्रोफेसर मीना जी, प्रोफेसर सतीश जी हरित, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक जी पाटिया जी, ये मेरे सामने पधारे हुए सभी आचार्यगण, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और विशेष तौर से बालिकाओं की संख्या अधिक है, जबकि बालक और बालिका, लड़के लड़कियों दोनों को ही रहना चाहिए था, लेकिन बालिकाएं ज़्यादा दिख रही हैं। तो मातृशक्ति विभिन्न पधारे हुए, इस नाते से रक्षों में पधारे हुए विद्वजन, विद्वान लोग, बीकानेर से सीमा हिमोनिया जी पधारी है, जो हमारी पुलिस अधिकारी भी है, और पुलिस के काम के साथ साथ वो बालिकाएं, बालक और साथ साथ विशेष तौर से महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं। और इसके अलावा अन्य विद्वान लोग भी पधारे हैं। कार्यशाला आपके 2 दिन की है, जो इसकी शुरुआत है आज भी, कल भी विभिन्न मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विद्वान लोग अपनी बातें रखेंगे, जो इस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, वो बातें रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि मैडम अडवाणी जी यहाँ पधारी हैं, जो वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनको सुनने का, क्योंकि वो आपके जोधपुर की हैं, निश्चित रूप से आपका संबंध से है ही, तो उनका लाभ भी कार्यशाला को मिलेगा। मैं मेरी बात शुरू करूं। अपने यहाँ वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस प्रकार से अपने यदि देश की, राष्ट्र की संस्कृति की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो यहाँ पर नारी को बहुत उच्च स्थान प्राप्त रहा है। हम अभी भी जैसे अपने यहाँ की सेकेंडरी बोर्ड जो है, जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती हैं बच्चियाँ, लड़कियाँ, उनको गार्गी पुरस्कार देता है। तो प्राचीन काल में अपन बात करें तो गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ऐसी महिलाएं हुई हैं जो बड़ी विदुषी हुई हैं, जो ज्ञान में किसी से कम नहीं थी। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनसे उन्होंने जो है शास्त्रार्थ किया है, विचार विमर्श किया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अपना प्राचीन काल जो है, वहाँ महिलाएं निश्चित रूप से बहुत ही विद्वान, विदुषी, ज्ञानी हुई है, हर क्षेत्र में भी, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी। ऐसे इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। केवल शिक्षा शास्त्र ही नहीं, बल्कि उन्होंने शस्त्र विद्या भी प्राप्त की है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि उन्होंने शासन भी किया है, पूरे शासन की बागडोर भी संभाली है और अच्छी संभाली है। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण काल की बात करें तो यदि सीता स्वयंवर की अपन बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि उस समय भी महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी। विवाह के संबंध में और अन्य क्षेत्रों में भी वो राजा महाराजाओं के उस समय के जो होते थे, उनकी सलाहकार भी होती थी, उनके मंत्री में भी सम्मिलित थी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है। लेकिन जब अपन गुप्त काल की बात करते हैं, इसको स्वर्ण युग कहते हैं, उस समय तक महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी रही। और शायद हम ये कहें कि महिलाएं किसी से कम थी या पुरुषों से कम थी, तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे
स्थिति महिलाओं की बिगड़ती गई, चाहे वो यहाँ विदेशियों का आक्रांताओं का शासनकाल रहा, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता आए, चाहे अंग्रेज आए, सभी में महिलाओं की स्थिति जो है वो कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, बल्कि उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है। और इसीलिए आज भी इस विषय पर विचार करने की जो आपने रखा है, जेंडर सेंसिटाइजेशन, महिलाओं में, लिंग में सबकी आपस में समानता, सहनशीलता, इस प्रकार का जो विषय रखा है, जिस पर विचार करेंगे तो उसकी आवश्यकता है। मैं 2008 से 2014 तक लगभग 10 साल पहले, 10 साल में और बड़ा चेंज आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 साल तक लगातार मेंबर रहा, और उस समय मैं कुछ क्वेश्चंस विशेष तौर से लड़कियों से और लड़कों से भी जो इंटरव्यू देने के लिए आते थे, स्वाभाविक है कि आरपीएससी में इंटरव्यू जो है स्टेट सर्विस की सबसे बड़ी आरएस परीक्षा है, तो राजस्थान के सबसे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो उनसे भी इस बारे में कई बार मैं विशेष तौर से मैं क्वेश्चंस वगैरह करता रहा हूँ, और आरपीएससी मेरे बारे में ये विशेषता थी कि साहब आप इस पूरे कमीशन में महिला पक्षधर कहें या महिला सशक्तिकरण के जो कहना चाहिए आप हैं, यदि भी ऐसा कहीं प्रावधान भी किया गया, ऐसा लागू नहीं है, लेकिन किया गया कि जहाँ भी इंटरव्यूज होते हैं, चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, वहाँ भी ऐसा प्रावधान किया, लेकिन है नहीं वैसे कि कोई एक महिला होनी चाहिए। यदि भी राजस्थान में तो हुई है, जैसे हम लोग थे तब कोई महिला नहीं थी, बाद में कुछ दिनों के लिए दिव्या सिंह जी आई थी, वो 5-6 महीने में छोड़ी चली गई, लेकिन ऐसा प्रावधान कि महिलाएं भी इंटरव्यू बोर्ड में रहें या अन्य किसी सिलेक्शन बोर्ड में जहाँ होती हैं, हम महिलाओं का को भी बोर्ड में रखा जाए। तो उस समय मैं कई क्वेश्चंस करता था, तो मैं बिल्कुल जो आपसे बात करूँगा एकदम मेरे अनुभव की बात ही करूँगा। तो उस समय जब महिलाओं से ये पूछा जाता कि क्यों आज भी महिलाओं को अबला कहा जाता है, जबकि अपने देश की जो प्रधानमंत्री महिला रह चुकी, शायद उस समय बीच में से ऐसा कार्यकाल आया था जो तीनों ही पद थे अपने राजस्थान में, मुख्यमंत्री का भी, विधानसभा अध्यक्ष का भी, पार्टी अध्यक्ष का भी, जो थे वो सभी महिलाओं के थे। तो क्यों आज भी आवश्यकता है? तो महिलाओं के ही जो जवाब आते थे वो मिले जुले से आते थे। कुछ मानते थे निश्चित रूप से साहब आज भी महिलाएं अबला हैं, और ये जो शब्द यूज किया जाता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई महिलाएं बिल्कुल आक्रामक रूप से कहती थी सर इसकी आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है, आज महिला अबला कतई नहीं है, हर प्रकार से सक्षम है, इसलिए जो शब्द अबला शब्द महिला के लिए यूज किया जा रहा है और नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार के विचार भी आते। और जैसे एक शेखावाटी, राजस्थान में शेखावाटी है, शिक्षा के नाते से सबसे बड़ा विकसित रहा है, वहाँ कॉलेज स्कूलें जो है ठीक सभी जगह वही मिला, लेकिन ये मुख्य, लेकिन बाकी के वहाँ छोटे छोटे स्थान जो हैं वहाँ भी उस समय आज़ादी के पहले स्कूल कॉलेज खुले, और वहाँ के जो शेख साहूकार जो थे उन्होंने अपने जहाँ जाके रहने वाले थे उस सबने, उन्होंने जैसे पौधार है नवलगढ़ के, तो उन्होंने बहुत बड़ा कॉलेज खोला, उसमें 1935 में खोल दिया उन्होंने, बिरलाज ने पिलानी भी खोला, बाकी सभी जो कस्बे थे वो झुंझुनू हो चाहे लक्ष्मणगढ़ हो चाहे सब में खोले, तो शिक्षा का विकास वहाँ ज़्यादा हुआ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि तो मैं बताना चाहता था कि वहाँ जब मैंने पूछा कुछ महिलाओं से कि भाई ये जो है शेखावाटी के बारे में क्या जानते, तो उनका कहना था एक लड़की का, साहब शेखावाटी वो क्षेत्र है जिसमें 3 देवियाँ हैं और तीनों देवियों की शेखावाटी क्षेत्र में मेहरबानी, अल्लाह ने 3 बड़ी देवी माना है। किसको माना? शिक्षा की देवी सरस्वती को, लक्ष्मी को माना धन की देवी, और दुर्गा को माना शक्ति की देवी। तो इसका मतलब महिलाएं जो है वो तीनों शक्तियां महिलाओं में है, और तीनों देवियां जो है वो तीनों महत्वपूर्ण जिनको मानता है, चाहे शिक्षा माने, चाहे धन माने, चाहे शक्ति माने, तीनों की अपने यहाँ देवियां जो है महिलाएं हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि उसी में मैं यदि बताऊं तो वही बात जो महिलाओं जो चर्चा में जो बात आई, मैं महिलाओं से पूछता था, विशेष लड़कियों से, कि सभी समस्याओं की जड़ जो है आप मानते हैं कि शिक्षा यदि हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, और महिलाओं की शिक्षा विशेष तौर से शेखावाटी में महिलाओं की शिक्षा भी ज़्यादा है। बांसवाड़ा का एरिया देखा जाए,
आदिवासी एरिया, क्योंकि मैं वहाँ साल भर एसपी रहा हूँ, वहाँ का अनुपात देखा जाए महिलाओं का तो वहाँ अच्छा अनुपात है बनिस्पत। तो क्या जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा है इस एरिया में, शेखावाटी के एरिया में, वहाँ महिलाओं की संख्या जो है सबसे कम है। और उन दिनों 11 के बाद में जनगणना हुई नहीं, 0 से 6 वर्ष की जिनको शिशु दर अपन जो कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चियों की संख्या सबसे ज़्यादा शेखावाटी एरिया में, जो सबसे शिक्षित एरिया है। और जहाँ सबसे कम शिक्षा है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वहाँ बालिकाओं की संख्या महिलाओं से सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या शिक्षा बढ़ गई, या तो महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो गई? तो क्या इससे क्या अपन अर्थ निकालें? बिल्कुल मेरा कहना यह है कि इस नाते से जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी तो ये विचार है, यदि मैं लड़का लड़की की बात करें तो आज भी सोचते कि लड़का ही होना चाहिए। आज तो हम जो है केवल 2 बच्चों पर आ गए, और जब 2 बच्चों पर आ गए तो बिल्कुल और भी समस्या है। तो ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय आज भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सुधार हुआ है जब से ये पता लगा है, तो सुधार हुआ है। और इसी के नाते से आप जानते हो कि इसलिए बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ इस प्रकार का अभियान चला अपने यहाँ, चल रहा, अभी भी चल रहा है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये इन विषयों पर जो आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो ध्यान विचार करे, और ये आवश्यकता भी है। इसी के नाते से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं पुलिस में रहने के नाते से मैं एक बिल्कुल उदाहरण बताता हूँ कि बांसवाड़ा में जब मैं रहा तो कुछ स्कूलें वहाँ ऐसी थी जहाँ रिजल्ट 0% था, एक भी बच्चा पास नहीं होता। तो उसका कारण क्या था कि वहाँ उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं गए। इंग्लिश और गणित का टीचर तो गया ही नहीं, और जो बच्चे 10वीं तक आ गए, 10वीं बोर्ड की परीक्षा तक आ गए, उनको कभी किसी ने गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। अब जिन बच्चों को 10वीं तक कोई गणित अंग्रेजी नहीं पढ़ाए तो वो कैसे 10वीं बोर्ड पास करेंगे? तो यही वहाँ होता था कि 9th तक सब पास होते थे, 10वीं में आकर के सब फेल हो जाते थे। तो मैं जब एसपी रहते हुए मैंने वहाँ ऐसी एक स्कूल जहाँ पर 52 लड़के लड़कियाँ थी, 22 लड़कियाँ थी, और वो 22 की 22 ही फेल हुई, 52 बाकी के लड़के फेल हुए, 52 के 52 फेल हुए। तो मैंने उनको कहीं उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई, बाकी का मैंने थोड़ा, जैसे हमारे सीमा जी पुलिस में रहते हुए भी कुछ करती रहती है ना बच्चों में, उनके लिए, तो मैं भी इस प्रकार का मेरा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इन बच्चों को कहीं आपके यहाँ टीचर नहीं यदि है तो कोई आसपास में टीचर होगा तो उसकी व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ। तो पता लगा कि साहब इंग्लिश का और गणित का टीचर तो कोई नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि यदि आप जयपुर भेज दे नहीं बांसवाड़ा यदि भेज देंगे तो करवाऊँगा। तो उस समय उन 22 लड़के, उनमें से जो 22 लड़कियाँ, मेरा मैंने उनको तो यही कहा कि सबको भेज दें। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल भेज देंगे। मैंने पूछा कि अब लड़कियों को भी भेजेंगे? साहब लड़कियों को भी भेज देंगे। वो मैंने और ज़्यादा पूछा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद लड़कियों को नहीं भेजेंगे, लेकिन जब पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल भेज देंगे। और यही बात 3 दिन बाद में जब मैंने उनको कहलवाया कि आप जो 22 लड़कियाँ हैं उनको सबको, केवल लड़कों को आप बांसवाड़ा भेज दो, बड़ी आश्चर्य की बात, बांसवाड़ा के भी सब लोगों को आश्चर्य हुआ और मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको जो कहा जाएगा कि आपकी लड़कियों को आप वहाँ जो बांसवाड़ा में पढ़ने के लिए बुलाया है और कोई ये कहे कि पुलिस वालों ने बुलाया है तो कोई भेज दे। लेकिन उन्होंने 22 की 22 क्या, उनमें एक प्राइवेट लड़की थी, तो मेरे उस जो वहाँ के जो उस समय इंचार्ज थे उसको मैंने कहा था, तो 22 उन्होंने कहा साहब बिल्कुल 21 की 21 लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स तैयार हैं उनको भेजने के लिए। एक लड़की प्राइवेट है, उसका क्या करें, वो रो रही कि मैं भी चलूँगी। तो मैंने कहा सबको लिया। ऐसे 22 लड़कियाँ जो आ गई वो सब की सब। तो फिर हमने 2 जगह से ऐसी स्कूलें और थी, वहाँ से और लिया, ऐसे करीब 50 लड़कियों को ला करके उनको पढ़ाना शुरू किया। और केवल 1 जनवरी को लाए थे, 1 जनवरी 8 को, और अप्रैल मार्च में परीक्षा होने वाली थी। 2-2.5 महीने की पढ़ाई के बाद में उनमें से 19 लड़कियां पास। तो ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग है, वो ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया है, लेकिन इसके अलावा आप यदि यहाँ की भी बात करें, शहरों की भी बात करें, बाकी करें, तो भी आज भी जो है शिक्षा की बात करें, बालिका शिक्षा की बात करें, अपन जेंडर की बात कर रहे थे, लेकिन बालिकाओं की यदि बात करें तो आज भी बड़ी वंचित है। मैडम अभी कह रही थी 50 साल पहले की बात आप काम कर रही है। मुझे भी हमारी आज ये जनरेशन ये है कि हमने बड़ा उतार चढ़ाव देखा, चेंज देखी हर क्षेत्र में। हम पुलिस की नौकरी करते थे, पुलिस की नौकरी के क्षेत्र में देखते। आज मोबाइल फोन आ गया, जब हमारे पास वायरलेस होता था
तो जो हम बात करते थे, दूसरे लोग जो आते थे पास में आके सुनते थे, सर क्या है, तो वायरस को देख करके भी अपने लोगों को आश्चर्य होता था। आजकल मोबाइल फोन आ गए, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी वही मैं उदाहरण देता हूँ। मैं एक ऐसे कस्बे से आता हूँ जहाँ अच्छी स्कूल भी थी, प्राइमरी स्कूल भी थी, हाई स्कूल भी थी, कॉलेज भी था, पर एक लड़कियों की 8वीं तक स्कूल भी अलग से थी। तो मैं आपको 70 तक बता रहा हूँ, जो लड़कियां, जबकि कस्बा जो ठीक सा कस्बा था सभी प्रकार के, केवल ये नहीं अपने कई बार वंचित वर्ग की बात करते हैं, उनको मौका नहीं मिला, ये बात उनकी अलग बात है, लेकिन वहाँ तो सभी प्रकार से अच्छे लोग भी थे, अच्छे बिजनेसमैन भी थे, जो है ब्राह्मण बनिए भी थे, राजपूत भी थे, सभी जाति के जो संपन्न थे। लेकिन वहाँ भी उनका सोच क्या था कि जो गर्ल्स स्कूल 8वीं तक है उस तक पढ़ाएंगे, 8वीं के बाद में जो है 9वीं में जाने के बाद में बच्ची को रखेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अर्थात जहाँ केवल लड़कियों की स्कूल है उसमें तो भेजेंगे, जो ही लड़कियों की स्कूल 8वीं तक हो गया मामला, तो 9th में 10th में फिर लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद में हमारे रहते हुए 2-3 साल में चेंज आया कि 9वीं में भी एडमिशन देने लगे। तो 9वीं 10वीं में हमारे टाइम पीयूसी होती थी, कई जगह हाई स्कूल होती थी, लेकिन 10वीं तक का मामला भी जाने लगी कुछ लड़कियां। लेकिन 72-3 में शायद मुझे ध्यान है, जब पहली बार एक लड़के ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ पूरे गांव में कि उस लड़के ने जाके अभी की बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये मैं आपको 71-2 की बात, 2-3 की बात बता, तो बहुत समय नहीं हुआ। यदि भी मैं ये नहीं कहूँगा, उस समय भी अच्छी कॉलेज, कॉलेज जयपुर हो गई थी, और भी कॉलेज महाराजा महारानी कॉलेज आपके से हो गया। लेकिन मैं जो एक ठीक ठाक सा कस्बे की बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी कहा कि शेखावाटी का एरिया शिक्षा की जो है ज़्यादा समृद्धशाली रहा है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के भाव भी ये थे। तो इसलिए जब इस प्रकार के हालात हैं तो निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, और जो आपने कार्यशाला आयोजित की है निश्चित रूप से ये है, उसकी आवश्यकता है। मैं तो ये यदि एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊँ तो वही है, जो आज महिला अत्याचार की बात भी होती है, इस प्रकार के मामले भी आते हैं, तो जो बांसवाड़ा के एक सब डिवीजन के जितने मामले इस प्रकार के महिलाओं के मामले थे, ऐसे मैंने मेरे 4 डिप्टी एसपी थे, उनको कहा कि तुम्हारे जितने मामले हैं पेंडिंग, उनको सबको लेके एक साथ आ जाओ। हमने ऐसे एक स्टेज लगाया, मैं बैठा, एक जो है वहाँ महिला बाल विकास की महिला को बुलाया, हमारे लेडी कांस्टेबल थी उनको बुलाया, हमारे डिप्टी एसपी को बुलाया, और दोनों पक्षों को बुलाया। तो मुझे आज भी ध्यान है कि वो 11 विभाग थे ऐसे, तो महिलाएं या तो अलग लड़ रही थी या किसी 2-3-4 साल से कोई विवाद चल रहा था, और वो एक ही दिन में बुला करके उनको बुला के दोनों पक्षों की बात सुनी गई, और सुनकर के शाम तक 11 मामले जो निपटा दिए, शाम को दोनों महिलाएं और वो साथ होकर के शाम को अपने घर गए। जबकि वरना कई वर्षों तक मामले चलते रहते हैं, नहीं निपटते, लेकिन ऐसे ही बैठे, एक तरफ दोनों पक्षों को बुला लिया, महिला पक्ष को भी पुरुष पक्ष को भी, हर गांव से कहते 2-2-3 दिन कोई मुखिया लोग भी आ जाना साथ में, इनके परिवार को बुला लिया, बुलाकर बातचीत की, वो मामला उनके बेहतरी। आज ये बड़ा विवाद का सा विषय रहता है, महिलाओं का जो है दोनों प्रकार के, जैसे मीना जी ने बताया। लेकिन यदि आज ऐसे मामलों में ये सब बातें कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कानून से या पुलिस से उससे समाधान इनका नहीं होता। बाल विवाह बहुत वर्षों पहले आया था, लेकिन आज भी बाल विवाह होते हैं, जब तक समाज मान्यता नहीं देगा कानून से नहीं रोकेगा। दहेज प्रथा आज भी है, कानून बन गए, सख्त कानून बन गए, फिर भी है। तो इसलिए ये जो विषय हैं, इन सब पर समाज को विचार करना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, परिवारों को आगे आना पड़ेगा। आजकल हम कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, विषय लेकर के कई जगह गए हैं, जो वास्तव में आज आवश्यकता यह है कि परिवार जो है वो इन विषयों पर विचार करना शुरू करे। परिवारों की जो स्थिति है वहां से सुधार आए, वहां जो लड़का लड़की का सोच जो आज भी बना हुआ है, वहां सोच में बड़ा परिवर्तन आया है आज जो है। लेकिन आज और भी आवश्यकता है, क्योंकि आज जो मैंने बताया ना कि यही बात है कि 2 बच्चे होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, सरकार ने नियम कर दिया, आज थोड़ी शिथिलता दी है कि नहीं वरना तो एक बार तो नियम ही कर दिया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा बच्चे हो गए तो प्रमोशन नहीं होंगे। अभी जो समस्या आने लगी, चीन जैसे देश ने भी ये समस्या महसूस की, जिन्होंने वन साइड पॉलिसी अपनाई, अब जो उनको सामने परेशानी आ रही है, इसका युवा तो सब कम हो गए और बूढ़ों की संख्या बढ़ गई है। दूसरे कई ऐसे देश हैं जो चिंतित है इस बात के लिए कि जब यदि इस वन साइड पॉलिसी पर रहेंगे अपन, तो फिर क्या होगा, बूढ़ों की संख्या बचेगी,
उनकी साल संभाल वाला भी कोई नहीं रहेगा, बाकी का नहीं रहेगा, युवाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए अपन तो ट्रूथ एंड पुलिस की बात से बल्कि बढ़ की बात करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल कहूँगा, ताकि ये जो समस्या है आज अपन यंग लोग हैं, अपना यंग देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जवान आज अपने देश में ही हैं, तो उनको आवश्यकता इस बात की उनको सबको रोजगार मिले, काम मिले, धंधा मिले, वो सक्षम हो, पात्र हो जो है। लेकिन हम ये सोचें कि इन समस्याओं से हट करके हम ये कहें कि इसमें सब कंट्रोल कर दिया जाए, जनसंख्या का वन साइड हो, टू साइड हो, तो मेरा तो विचार है कि निश्चित रूप से हम इस विचार पर विचार करना चाहिए। और विशेष रूप से बात महिला शक्ति की अपना बात कर रहे हैं, तो आज आधी जनसंख्या जो है देश की, परिवार की, बाकी सब जगह महिलाएं हैं, तो जो परिवारों को इस पर विचार करना पड़ेगा, परिवारों में जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। और जब जो शिक्षा बदल रही है, तो शिक्षा पहले शिक्षा कम थी, नहीं थी, अपने हम दादी नानी की बात करें तो वो शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनमें भी कई बातें बहुत अच्छी रही, आज भी जो अच्छी लगती हैं, वो प्रेरणादायक बात है। आज शिक्षा बढ़ी है, बाकी बढ़ेगी, विषय पर विचार विमर्श बढ़े हैं, उनको में भी इन सब बातों का जो है ज्ञान था, लेकिन आज शिक्षा के नाते से उनको अपन अलग प्रकार से देखने लगे हैं। तो इसलिए इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए, इन विषयों पर विचार करना चाहिए। और ये सबसे पहली शुरुआत तो मैंने जो बताई कि परिवार से ही होनी चाहिए। आज इसीलिए है कि परिवारों में जो है ये विचार हो रहा है, संस्कारों की कमी आ रही है, इसलिए आजकल विवाद जो है, महिला विवाद जो है, महिला पुरुष का आपसी विवाद बहुत बड़े हैं, जिनकी अपन आजकल जाते हैं, जो जाकर के सीधे वहीं से बढ़ती सीधे कोर्ट तक चले जाते हैं, कचहरी तक चले जाते हैं। तो उन पर भी निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिए कि हम परिवारों में इस प्रकार के जो विवाद जो है, केवल छोटी मोटी, मेरा बड़ा लंबा अनुभव है, तो छोटा बड़ा विवाद जो आता है परिवार में, पति पत्नी में, केवल छोटी सी बात के कारण से आता है, लेकिन उसको बाद में इतना बढ़ा दिया जाता है। यदि उसी समय उसका समाधान हो जाए, उसी समय यदि जो कोई गलतफहमी है, कम्युनिकेशन गैप है किसी प्रकार का, चाहे लड़की के परिवार वाले में या लड़के के परिवार वाले में है या पति पत्नी में है, यदि उसी समय हो जाता है तो उसका समाधान हो जाता है। लेकिन जब एक बार वो बढ़ जाता है, बाद में तो जानते हैं कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में जाने के बाद उसी देते हुए बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसका कोई समाधान का रास्ता वो नहीं देखते, वो तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे करते हैं। इसलिए परिवारों में जो आज जो है परिवार टूट रहे हैं, बाकी का है जिसमें बार बार बात दी जाती है, महिला हिंसा की बात आती है, महिला अत्याचारों की बात आती है, तो उनको भी प्रारंभ अपन लोग उनको देखना शुरू करें तो निश्चित रूप से उनमें कमी भी आएगी। और इस प्रकार का जो अपने यहाँ जो एक माहौल बढ़ रहा है उस पर अपन नियंत्रण कर पाएंगे। उसके बाद की भी बात करें अपने स्कूलों की बात, तो मैंने कही थी कि स्कूलों की स्थिति उस समय क्या थी, आज तक है, लेकिन आज भी आवश्यकता ये है कि वो स्कूलों में बालिकाओं के लिए सुविधाएं नहीं है, उनको पूरी सुविधाएं मिले, उनको समय अच्छा समय उठने बैठने की सुविधाएं मिले, उनके लिए अलग से अपन बात करते हैं बाथरूम शौचालय की व्यवस्था हो, बाकी का हो, ये बात वर्षों से कई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए चलते आ रहे हैं, लेकिन आज व्यवस्थाएं आज भी नहीं है। तो इसलिए स्कूल लें चाहे कॉलेज लें, वहाँ भी माहौल इस प्रकार का हो कि आज महिलाओं को किसी प्रकार का या ये विषय नहीं आए कि किसी प्रकार की असमानता है, उनके साथ कोई अलग प्रकार का भेद किया जा रहा है या उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका विचार हमें करना चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्राइमरी स्कूलिंग एजुकेशन हो, चाहे कॉलेज हो या चाहे उच्च शिक्षा हो, सब जगह छोटा मोटा ऐसे महसूस किया जाता है। और उसके बाद मेरी बात अपन आए कार्यस्थल के काम, क्योंकि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो महिलाओं की जो है वो चाहे ये बात कहें कि 50% से ज़्यादा है। हमने पिछली बार जो है स्कूल लेक्चरर्स के इंटरव्यू लिए थे, तो उस समय पता लगा, देखने में आया कि महिलाओं का जो सिलेक्शन है 50% से ज़्यादा हो रहा है, जबकि आरक्षण 30% ही था। लेकिन 30% के अलावा महिलाएं जो मेरिट में आ रही हैं वो अगेंस्ट जनरल कहना चाहिए, तो उनके से कई डिपार्टमेंट में पता लगा कि महिलाओं की संख्या जो है 50% से ज़्यादा है। दूसरी कहीं यदि आप मेडिकल हेल्थ की बात करें, नर्सिंग स्टाफ की बात करें, दूसरे कई स्टाफ ऐसे जहाँ देखेंगे तब महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा, महिलाओं की संख्या। आज यदि हम बात करते हैं जहाँ पहले महिलाएं, हमारे टाइम में महिलाएं नहीं थी, चाहे पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें, वहाँ भी जो है आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और बड़े कीर्तिमान साबित कर रही हैं। विज्ञान का क्षेत्र ले लें चाहे कोई भी क्षेत्र लें, तो इस नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो है वो अभी भी कुछ छोटा मोटा महसूस किया जाता है, उसको कैसे हम दूर करें, इस प्रकार का वातावरण तैयार करें। यदि इसके लिए कानून बने, नियम बने, बाकी सब कॉलेज में नियम बनाते हैं, सरकार भी नियम बना रही बाकी, लेकिन मैंने जो बात कही
ये सब जो है नियमों से, कानूनों से, उससे समाधान नहीं होगा। ये समाधान तो हम लोगों को अपनी मनस्थिति बदलनी पड़ेगी, विचार बदलना पड़ेगा। और इस विषय को दोनों ही मिल करके स्त्री पुरुष दोनों ही जो है इनकी बात अपन करते हैं, साथ आगे बढ़ेंगे और जो समस्याएं हैं उनका बैठ करके भी समाधान करेंगे, क्योंकि आवश्यकता मैंने कहा आज भी आवश्यकता है इस बात की। तो इस रूप से जो है आगे का अपन जो है वो ये विषय जो दिया है वो बड़ा सार्वजनिक विषय है और आगे सभी को फायदा होगा। मैडम ने बताया कि इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती है, निश्चित रूप से चर्चाएं होती रहती हैं। बहुत महिला संगठन बड़े हैं इस प्रकार के जो केवल इन्हीं विषय पर आज नहीं वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये महसूस किया इसलिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगा और आज भी लग रहा है। तो इसलिए इस समस्या का समाधान हम सब पर है, हम सब मिलकर चर्चा करें। बहुत अच्छी कार्यशाला आप लोगों ने आयोजित की, बड़ा अच्छा विषय चुना और मैं सोच रहा हूँ कि और यदि मोटिवेट करके कुछ बच्चों को उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो है कम से कम, क्योंकि युवाओं को, यूथ को जो है उनको समझने वाली बात है। पूरा आगे का जो आपने देखा ना विकसित भारत, अगर 2047 की भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा वर्ग जो युवा वर्ग है उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उनको इन विषयों को समझने की आवश्यकता है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये जो है इसमें इस विषय के संबंध में अच्छे समझदार बने, समझ आए उनकी, इसकी आवश्यकता है। और जो केवल ये अपना बात करते हैं ये नहीं करके अच्छे बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो अच्छे शिक्षित हों, शिक्षा लें, बाकी करें, योग्य बने, पात्र बने और बन करके आगे जा करके जो है और देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, स्वयं को जो है आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का विचार लेके आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से आज की अपनी कार्यशाला जो हमने की है इसका उद्देश्य सफल होगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, जो है आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। वैसे मैं तो पुलिस अधिकारी रहा हूँ लंबे समय तक, लेकिन आजकल आपकी शिक्षा वालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ ये कहता हूँ, मतलब आपसे कुछ लोग बातें सीख रहा हूँ, क्योंकि हम तो अधिकांश समय पुलिस में रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से मिलते हैं तो कोई अच्छी बात है। इसी रूप से ऐसी विचार विमर्श होता है, बातें चर्चा का समझने का, सीखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।